कोई आंसू नहीं, कोई जुगनू नहीं, कोई तारा भी नहीं, हिज्र की रात में इतना सा उजाला भी नहीं। कांग्रेस की CWC की बैठक पटना में हुई। ऐतिहासिक बैठक कहा गया क्योंकि दिल्ली से निकलकर बड़े दिनों बाद किसी राज्य के राजधानी में जहां पर चुनाव हो रहा हो वहां पर CWC की बैठक थी और विस्तारित CWC की बैठक थी। पर क्या अशोक गहलोत और कांग्रेस के रास्ते जुदा हो गए? बात करेंगे इस पर। बुलाया नहीं गया या गए नहीं, मसला क्या है? और अशोक गहलोत के दिलो दिमाग में चल क्या रहा है? सचिन पायलट का बढ़ता हुआ कद पटना में क्या संदेश दे रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा आ रहे हैं तो फिर क्या लेकर आ रहे हैं? और नरेश मीणा किस उम्मीद में बैठे हैं कि कौन उनका अनशन तोड़वाएगा? उस राजनीति पर भी बात करेंगे। मैं शुरुआत कर लेते हैं आज पटना के CWC की बैठक में, जहां पर सचिन पायलट बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेजा गया, जहां पर वो तमाम मुद्दों पर वोट चोरी से लेकर और जितने भी मुद्दे हैं, बिहार के हों या देश के हों, सभी मुद्दों पर बात रखते हुए नजर आए। जिस तरह से पटना के अखबारों में कल से सचिन पायलट छाए हुए हैं। सचिन पायलट राजस्थान में और देश भर में फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाले गांधी परिवार के बाहर एकमात्र नेता बन गए हैं, जहां पर एक पैर इनका जयपुर, दूसरा रायपुर, तीसरा भोपाल, चौथा पटना, दिल्ली रहता है। चर्चा करेंगे इन सब सारी बातों पर, मगर CWC की विस्तारित बैठक में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, तो फिर अशोक गहलोत ने अहमदाबाद की फ्लाइट क्यों चुनी? अशोक गहलोत पटना क्यों नहीं गए? और अशोक गहलोत कर क्या रहे हैं? क्या जब से वो दिल्ली से लौटे हैं, जहां पर राजीव गांधी की समाधि पर जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ, उसके बाद वो दिल्ली जाने से तौबा कर लिए हैं? या फिर गांधी परिवार से अशोक गहलोत का रिश्ता काफी दूर दूर हो गया है? क्या वो राजस्थान में कोई तीसरी ताकत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या गोविंद सिंह डोटासरा को इसका पहले ही संदेश दे दिया गया था ताकि वो अशोक गहलोत को दूर रखें राजस्थान कांग्रेस की सियासत से? पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अशोक गहलोत के घर जाना बंद किए हुए हैं। क्या ऊपर से संदेश है? क्योंकि इतनी हिम्मत तो सचिन पायलट में भी नहीं होती। अगर ये प्रदेश अध्यक्ष होते तो सप्ताह में 3 बार जाते। मगर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये राहुल झांसला के साथ सचिन पायलट की तस्वीर है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एकमात्र चुने गए हैं। उनके घर पर मिलने गए थे, सचिन पायलट के घर पर। मगर हम बात कर रहे हैं अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत से कल पूछा पत्रकारों ने कि आप नरेश मीणा से मिलने जाओगे क्या? जवाब में उन्होंने कहा, मैं तो अहमदाबाद जा रहा हूं। मैं तो अहमदाबाद जा रहा हूं, ये सुनकर किसी को सामान्य लगा होगा, मुझे सामान्य नहीं लगा। मुझे लगा मामला कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। गोविंद सिंह डोटासरा अकेले गए, बाकी सारे नेता जो राजस्थान से CWC की बैठक में हैं या फिर महासचिव हैं या प्रदेश के प्रभारी हैं, वो सारे पटना गए और बड़ी बैठक से अशोक गहलोत नदारद थे। अगला सवाल पत्रकार ने पूछा कि बिहार में क्या होगा? उन्होंने कहा कि मुझसे राजस्थान के बारे में पूछो। बिल्कुल ही वो UPA या फिर कांग्रेस की जीत के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिए। उन्होंने कहा बिहार के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। भीलवाड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, पत्रकार ने पूछा बिहार में क्या होगा? उन्होंने कहा राजस्थान में चुनाव अभी 3 साल है। क्या सवाल था, क्या जवाब था? अब कई सवालों के जवाब अशोक गहलोत के जवाबों में छिपा होता है, मगर वाकई में रिश्ता जो दरक रहा है वो चटक भी गया है।
बहुत लोगों ने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी और हरीश चौधरी को यह संदेश दे दिया गया है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अब बीत चुके हैं, बीते वक्त की बातें हैं। राजस्थान में सीधे सीधे प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को संदेश दे दिया गया है कि अशोक गहलोत का समय अब चला गया है। अब युवा नेताओं के गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, टीकाराम जूली और हरीश चौधरी जैसे नेताओं का वक्त शुरू हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अशोक गहलोत अब दूसरी राजनीति खेल रहे हैं। अशोक गहलोत अब पूरी तरह से स्थानीय खांटी जाति की राजनीति पर उतर आए हैं। मुरारीलाल मीणा को बुलाया जाता है धर्मेंद्र राठौर के यहाँ से फोन करके कि आप आइए हमारे साथ, आपको ललित तुनवाल जिनके घर के सदस्य का देहावसान हो गया है उनके घर बैठने जाना है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदिरा मीणा को बगल में बैठाया जाता है। उस नरेश मीणा के लिए ट्वीट किया जाता है जिस नरेश मीणा को सबसे पहले 3 महीने तक बिना कोई गलती के 12 के जेल में बंद कर दिया गया इस आरोप में कि ये बाहर निकलेगा तो कोरोना फैलाएगा। कांग्रेस के नेता नरेश मीणा को कोरोना कहते थे और उस नरेश मीणा की याद इन्हें अब आ रही है। इतने मुकदमे लाद दिए इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में नरेश मीणा पर कि भजन वाला सरकार वाली तो निपट जाती है, उसमें फंसे रहते हैं। ये क्या क्या नहीं किया और कैसे कैसे नहीं किया। गलती की बस इतनी सी थी कि सचिन पायलट के जन्मदिन मनाने के लिए रिकॉर्ड मात्रा में खून इकट्ठा कर लिए थे और अशोक गहलोत की नजरों में कोरोना फैला दिए और वो ट्वीट कर रहे हैं। देखिए सोच कैसे बदल जाती है जरूरत के हिसाब से। पर सुनिए क्या कह रहे हैं, एक बार फिर बात करेंगे। सरकार की आपके जो आरोप आपने लगाए थे वो कोर्ट में फर्जी साबित हुए, इस पर आप क्या कहेंगे? आज सरकार की के आरोप जो आपके द्वारा लगाए थे 2020 चेहरे की चमक देख रहे हैं। देखा पलटा क्या बोल रहा आपने? बताइए कौन सा बताने की क्या जरूरत? ये तो बता नहीं, कोर्ट ने एफआईआर पेश कर दी है। देखा आपने, समझती हो क्यों क्या होता है? सर ये कितना समझ में आया कि कोर्ट ने ऐसा कहा कि ऐसे सरकार कोई प्रूफ्स नहीं मिली। इतना ही समझ में आएगा तो कैसे काम करेगा भाई, तू तो नहीं बचेगा बनी। पत्रकार के समझ पे सवाल उठा रहे हैं। मेरे पास में अपन बैठ के बात करते, मैं पूरी बात समझा दूंगा। लोकेश शर्मा यही कह रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से समझाने के बजाय ये पत्रकारों को बंद कमरे में ही समझाते रहे कि हमारी सरकार को कैसे कैसे गिराया जाता था और गिराया जा रहा था। इन्होंने आज तक एक भी सबूत नहीं दिए। ये सारे एफआईआर दर्ज करने के बाद ये 3.5 साल तक सत्ता में रहे हैं। कितना? 3.5 साल। भजनलाल सरकार के तो आए भी 2 साल ही पूरे नहीं हुए और तब भी देखिए कलेजा इनका। कहते हैं ये एफआईआर क्वाइस थोड़ी हुई है, एफआईआर रद्द नहीं हुई है, वो तो रिपोर्ट दाखिल हुई है, इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट ने इसे रद्द मान लिया है। मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं नाक ऐसे नहीं छुआ गया, ऐसे छुआ गया है। आप नाक छूने वाली बात मत कीजिए, आप कहिए कि हुआ क्या है और हम आपको बताएंगे। कह रहे हैं कि वो सरकार प्रैक्टिकली गिर रही थी और जो कोर्ट में रद्द हुई है वो थ्योरेटिकली थी। ये कौन सा जादूगरी वाला थ्योरी लेकर आए हैं कि सरकार प्रैक्टिकली गिर रही थी और कोर्ट की जो कहानी थी वो थ्योरेटिकल थी। बताइए इस उम्र में जवान पे सच आ ही जाता है। मैंने कहा था ना ये पूरी थ्योरी है, थ्योरी। और अशोक गहलोत ने मान ली भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये थ्योरी थी। जो कुछ हुआ था वो प्रैक्टिकल था और प्रैक्टिकल का कोई सबूत होता नहीं है, हमने तो थ्योरी लिखी थी। अब तो माफी मांग लेनी चाहिए। पर उस नौजवान पत्रकार से वो भिड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि हमारे जैसे अधेड़ पत्रकार सर झुकाए बैठे रहते हैं, जवाब में कोई सवाल नहीं पूछते और सवाल में कोई जवाब नहीं निकालते।
प्रेस कॉन्फ्रेंस अमूमन ऐसे ही होते हैं, इसलिए हमें बुलाया नहीं जाता और हम जाते नहीं, क्योंकि नेता सच बोलते नहीं हैं। मगर ये नौजवान पत्रकार जो हैं वो जूझ जाते हैं, भले ही कुछ भी कहें, और जवाब देने के लिए लोकेश शर्मा काफी हैं। लोकेश शर्मा इनके एक एक सवालों का ऐसे जवाब देते हैं जैसे कोई वही दे सकता है जो साये की तरह साथ रहा है। अकेले बताने में अशोक गहलोत सिद्धहस्त हैं और अकेले ही बताने के लिए बुला रहे हैं, पर वो पत्रकार मान नहीं रही है। लिहाजा वो कह रहे हैं कि ऐसे गिराएगा वैसे गिराएगा, टेक्निकल टर्म कह रहे हैं कि माथुर आयोग हमारी खारिज हो गई, मगर राजस्थान हाईकोर्ट ने ये थोड़ी कहा था कि आप लोकायुक्त की से जांच मत कराओ। तो करा लेते ना हुजूर, कितनी पोल खोलोगे आप अपनी, कितनी पोल खोलोगे आप अपनी। आपने माथुर आयोग बैठाया, कोई आदेश ही नहीं निकाला, अखबार में विज्ञप्ति दे दी, माथुर आयोग बैठ भी गया। कोर्ट ने कहा किस एक्ट के तहत, खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा लोकायुक्त से करा लो, लोकायुक्त से अपनी जांच ही नहीं कराई। जांच कराई तो कह दीजिए वसुंधरा सरकार धवल थी, बेदाग थी, ये कहने का तो साहस रखते, मगर पूरे 5 साल आप वसुंधरा सरकार पर आरोप लगाते रहे। खैर, ये दोस्ताना था और ये दोस्ती इतनी गहरी थी जिसे सबने देखी और देख ही रहे हैं। पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बुरी बात यह मुझे लगी कि हमारा पीएसओ सीएमओ का इकबाल इतना बुलंद था कि खरीद कर पेपर लाया, और बताइए उसका चयन कहां हुआ। अरे साहब, 100 किलो से ऊपर का है उसका वजन, और उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया। इतना भारी भरकम आदमी जो 100 मीटर नहीं दौड़ सकता, वो किस आधार पर परीक्षा में पास हुआ था। लेकिन भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, फिजिकल से पहले उसका एक्सीडेंट नहीं होता तो क्या पता ये कमाल भी हो जाता। इसलिए आप जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद कर दीजिए। पर यह हमने आज तक पर दिखाया था, और हमारी मुहिम के बाद यह खबर हर तरफ फैली कि किस तरह से सूरज माली को बीजेपी के विधायक ने, अर्जुन जिनगर ने, एक वीडियो बनाकर पानी की याद दिलाने पर यहां से इस हालात में रख दिया। अशोक गहलोत को लगा यही तो मौका है, पार्टी तो गई, जाति तो मिल जाए। जब सब तरह से आप घिर जाते हो तब आपको अपनी जाति याद आती है। नेता के रूप में वैभव गहलोत के अलावा उन्हें कोई दिखा नहीं। एक उदयपुर वाटी से विधायक बने हैं सैनी साहब, उन्हें किसी तरह से सचिन पायलट ने टिकट दिलवाया था, पर अब इनको याद आ रहा है तो पटना जाने के बजाय, पूर्व जाने के बजाय ये पश्चिम गए हैं और सूरज माली से मिलने। पता नहीं, लोग सोचते हैं कि हमने कोई फसल तो बोया नहीं, क्यारियों पर दोष दे दें। सबसे ज्यादा माली जालौर में थे, इस उम्मीद में गए थे वैभव गहलोत कि जाति वाला जाति को खोज ही लेगा। मगर अशोक गहलोत कभी कहा करते थे जनता का कॉमन सेंस रोबुस्ट होता है। खैर, कांग्रेस को यहां संभलना भी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं नहीं जानता दिल्ली, मैं नहीं जानता बिहार, मैं तो अब राजस्थान रहूंगा, और राजस्थान में ये खेल बड़ा होने वाला है 2028 में। अब से कह रहा हूं मैं, राहुल गांधी के यहां से नाम कट गया है, पता नहीं कितने कांग्रेसियों के नाम काटेंगे राजस्थान में। पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सत्ता में रहते हुए नरेंद्र मोदी इतनी बार आए राजस्थान, उतनी बार तो विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी नहीं आए। खैर, परमाणु ऊर्जा के संयंत्र का शिलान्यास करने आ रहे हैं, और साथ ही साथ अब तो क्या है कि प्रधानमंत्री जी जीएसएस का भी उद्घाटन करने लगे हैं, जिसके लिए विधायक जाया करते थे। अब प्रधानमंत्री का एक अलग ही खेल हो गया है कि जो करूंगा मैं जा रहा हूं तो पूरे उद्घाटन शिलान्यास को बचाए रखना, बस आ रहा हूं और मेरे नाम से ही जाएगा। क्योंकि सही भी बात है, वोट जब इनको मोदी के नाम से ही लेना है तो अपने नाम का फीता क्यों लगाते हो। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी का फोकस है बांसवाड़ा में।
बांसवाड़ा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है राजकुमार रोत ने, और जिस तरह से कद बढ़ रहा है बाप पार्टी का, आगे आने वाले दिनों में वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दिनेश खोड़निया ही वहां का कांग्रेस का मालिक है। और बाबूलाल कटारा वाला कहानी तो आप जानते ही हो। बाबूलाल कटारा से पूछा जाए तो पता नहीं क्या क्या बताए, पर दिनेश खोड़निया के जाकर भी आए थे अभी अशोक गहलोत। वो कहा जाता है कि जेब में रखते हैं वहां कांग्रेस की। अब राहुल गांधी ने कोशिश की है, सभी जिलों में नए जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे और नेताओं के जेब से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निकाले जाएंगे। पर मैं बता रहा हूं कि वहां पर बहुत दिलचस्प मुकाबला है बीजेपी में और बाप पार्टी में। कांग्रेस बाप पार्टी के वोट कटवा पार्टी के रूप में वहां पर सीमित हो गई है, और ये एक बड़ी चेतावनी है अपने सभी बड़े नेताओं को लगाकर वहां पर वोट बैंक खड़ा करना चाहिए। वहां पर सीधे मुकाबला बीजेपी और बाप पार्टी में हो गया है। गणेश घोगरा जैसे कुछ नेताओं के सीट को छोड़ दिया जाए तो, पर खतरा केवल उस इलाके में नहीं है, खतरा नरेश मीणा भी बनकर उभरे हैं। कांग्रेस के साथ समस्या है कि नरेश मीणा को कहां कहां रखें। अब ये मैं दिखा रहा था ये कि सूरज माली को ये देखने चले गए, जाना भी चाहिए और कांग्रेस के सभी नेताओं को जाना चाहिए, मगर ये सारी बातें इन्हें तब याद आती है जब विपक्ष में होते हैं। जब ये सत्ता में थे तो कहीं दूर नहीं, लालचंद कटारिया जो आजकल बीजेपी में है, उस समय इनकी आंखों के तारा थे, उनके लोगों पर आरोप लगा था कि किस तरह से हाथ पैर तोड़ दिए थे मार के उनको लोगों ने 3 पत्रकारों को। तब हनुमान बेनीवाल के अलावा किसी ने इनका साथ नहीं दिया था। इस तरह से तोड़ा गया था कि पूरे सब में रॉड लगा हुआ है। अहमदाबाद देखने चले गए और कालावाड़ रोड के अस्पताल में नहीं गए थे, जहां पर ये तो विधायक के ऊपर आरोप है, इनके मंत्री के ऊपर आरोप था और पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। वक्त वक्त की बात होती है, कहां कब किसको क्या अच्छा लग जाए। पर मैं बात कर रहा था नरेश मीणा का। इनके माता पिता आए हुए हैं आईसीयू में और रोज इनसे मिलने जाने वालों का कारवां बढ़ता जा रहा है। नरेश मीणा को भी गांधी जी बहुत याद आ रहे होंगे। इतनी पूछ और इतनी साख तो कभी नहीं बढ़ी थी जो गांधीवादी तरीके से बढ़ी है। मैं बार बार कहता हूं कि गांधीवाद एक तिलस्म है जिसके जादूगरी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। आपका कद इतनी तेजी से बढ़ता है, लोगों में आपके लिए सहानुभूति उमड़ती है। पता नहीं ये इसे बनाए रखते हैं या नहीं रखते हैं, मगर सचिन पायलट का इनसे फोन करके बातचीत करना कांग्रेस की राजनीति में भी एक तूफान लाने वाला रहा। लोग कहने लगे कि नरेश मीणा बाहर निकलेंगे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। फिर कहा जाएगा कि ये लड़का तो सचिन पायलट का ही है। जब छबड़ा में चुनाव लड़े थे तो खुलेआम मन से वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी करंग सिंह ने सचिन पायलट पर आरोप लगाया था। उसके बाद ये लड़े देवली उनियारा में, तब भी सचिन पायलट पर आरोप लगा था। आगे भी आरोप लग सकता है, मगर सचिन पायलट की ऐसी शख्सियत है कि आरोप लगते हैं पर चस्पा होते नहीं हैं। और ये शख्सियत आज पटना में दिखाई दे रही थी जब गांधी परिवार के बाहर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और गांधी परिवार के सदस्यों के बाहर एक नेता पटना के सड़कों पर, पटना के अखबारों में और उस CWC की बैठक में छाया हुआ था, तो वो सचिन पायलट। उनकी भाषा, उनका कद, उनका बढ़ता रुतबा ये दिखा रहा था कि कांग्रेस में फुल टाइम पॉलिटिक्स करने वाला एक नेता सचिन पायलट बचे हुए हैं। मगर लोग कहते हैं क्या सचिन पायलट पर इन दिनों विरोध का सिलसिला तेज हो गया है? ये तो होने ही वाला है। अगर आ जाते हैं राजस्थान की राजनीति में तो और तेज होने वाला है, क्योंकि जैसी आपकी सक्रियता बढ़ेगी कांग्रेस के अंदर भी, जो कांग्रेस की एक रवायत है, कुछ नया काम तो करेंगे नहीं कांग्रेसी, और बीजेपी की तरफ से भी हमला बढ़ेगा। जातीय जो समीकरण आपने बनाए हैं उसे तोड़ने की पूरी कोशिश होगी। मगर मैंने फिर कहा कि सचिन पायलट का कद इतना बड़ा है कि ये छोटी बातें उनके पैरों के नीचे दम तोड़ देती है। हमारी नजर रहेगी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर। प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसका पूरा विश्लेषण हम राजस्थान तक पर आपको सुनाएंगे, बताएंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक।